आप सभी को सुप्रभात। मैं आपको आज श्रमिक विधि सेकंड के अंतर्गत एक अन्य लीडिंग केस अहमदाबाद प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन वर्सेस प्रशासनिक अधिकारी के विषय में बताना चाहूंगा। यह केस अहमदाबाद प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन वर्सेस प्रशासनिक अधिकारी के मध्य है। इस केस में अहमदाबाद प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन अपील करता है, अपीलार्थी है, और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो रेस्पोंडेंट है, उत्तरदाता है। फिर से ध्यान दीजिए, इस केस में अहमदाबाद प्राइमरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन जो है वह अपीलांट है, अपीलार्थी है, और प्रशासनिक अधिकारी रेस्पोंडेंट है। यह केस 2004 SCC 755 पर आधारित है। विषय, इस केस का जो मुख्य विषय है वे पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 की धारा 2C पर आधारित है। यह केस ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 2C पर आधारित है। वाक्य तथ्य, इस केस में जो मुख्य विषय ये था कि उत्तरदाता क्रमांक 2 जो था वो स्कूल में एक शिक्षक था। उत्तरदाता क्रमांक 2 एक स्कूल का शिक्षक था जिसको अहमदाबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन नामक जो संस्था है वो इस स्कूल को संचालित करती थी। इसने इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रेजुटी भुगतान की मांग की, अर्थात इस स्कूल में जो शिक्षक था उत्तरदाता क्रमांक 2 उसने इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रेजुटी की राशि का भुगतान करने की मांग की। यह केस उच्च न्यायालय के पास गया। उच्च न्यायालय ने रेस्पोंडेंट की मांग को खारिज कर दिया, अर्थात रेस्पोंडेंट ने इस अधिनियम में जो ग्रेजुटी के भुगतान करने की जो मांग की थी उस मांग को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। जब उच्च न्यायालय ने रेस्पोंडेंट की मांग को खारिज कर दिया तो फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। सुप्रीम कोर्ट में धारा 2C के अंतर्गत कर्मकार की परिभाषा को बताया। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो इस मामले में विचारण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 2C में कर्मकार को परिभाषित किया गया है। कर्मकार कर्मचारी अर्थात एम्प्लॉय की परिभाषा अधिनियम की धारा 2 में दी गई है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारी में किसी भी खान, कारखाने, उद्योग, खान, पत्तन, तेल क्षेत्र, दुकान स्थापन या अन्य किसी प्रतिष्ठान में जो कर्मचारी नियोजित हैं, चाहे वो कुशल हो चाहे वो अकुशल हो, अर्थात वे कौशलपूर्ण कार्य करते हो या वो कौशल रहित कार्य करते हो या वे अकुशल हो, चाहे ऐसे कर्मचारी शारीरिक कार्य करते हो, चाहे ऐसे कर्मचारी पर्यवेक्षिकी कार्य करते हो, चाहे वो तकनीकी काम करते हो और चाहे वो लिपिकी कार्य करते हो, सभी कर्मचारी की परिभाषा में आएंगे, चाहे वे भाड़े पर नियुक्त किए गए हो या पुरस्कार पर नियुक्त किए गए हो, ये सभी कर्मचारी माने जाएंगे। अधिनियम की धारा 2 में स्पष्ट कहा गया कि कर्मचारी में वे सभी व्यक्ति शामिल हैं, चाहे वो कुशल पूर्वक कार्य करे, कौशल पूर्वक, चाहे वो कौशल रहित कार्य करे, चाहे वो लिपिकी कार्य करे, चाहे पर्यवेक्षिकी कार्य करे, चाहे तकनीकी कार्य करे, चाहे वे शारीरिक कार्य करे, ये सभी व्यक्ति कर्मचारी की परिभाषा में शामिल हैं, चाहे वो भाड़े पर नियुक्त किया गया हो, चाहे वो पुरस्कार पर नियुक्त किए गए हो। और इसमें यह भी शामिल है, चाहे नियोजन की शर्त स्पष्ट हो चाहे उसकी शर्त अस्पष्ट हो, अर्थात नियोजन की शर्त चाहे स्पष्ट हो चाहे अस्पष्ट हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और कर्मचारी में ऐसा व्यक्ति भी शामिल होगा जहां पर विवाद के कारण कर्मचारी को पदच्युत कर दिया हो या कर्मचारी को उन्मोचित कर दिया गया हो, चाहे कर्मचारी की छटनी ऐसे विवाद के कारण कर दी गई हो, ये सभी व्यक्ति कर्मचारी की परिभाषा में शामिल माने जाएंगे।
उच्चतम न्यायालय ने कहा इस अधिनियम की धारा 2 में स्पष्ट कहा गया है कर्मचारी में वे सभी व्यक्ति शामिल होंगे चाहे वो कौशल पूर्ण कार्य करे, चाहे वह कौशल रहित कार्य करे, चाहे वो लिपिकी कार्य करे, चाहे वो शारीरिक कार्य करे, चाहे वो पर्यवेक्षिकी कार्य करे। ये सभी व्यक्ति कर्मचारी की परिभाषा में शामिल हैं, चाहे उन्हें भाड़े पर नियुक्त किया गया हो, चाहे पुरस्कार के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया हो, चाहे नियोजन की शर्त स्पष्ट हो, चाहे शर्त स्पष्ट न हो। सभी मामलों में ये व्यक्ति कर्मचारी माने जाएंगे और इसमें ऐसा व्यक्ति भी कर्मकार की परिभाषा में शामिल माना जाएगा चाहे इस अधिनियम के अंतर्गत जिसे विवाद के कारण या तो पदच्युत किया गया हो या उन्हें उन्मोचित किया गया हो या उनकी छटनी कर दी गई हो, जिसके कारण यहाँ पर विवाद पैदा हुआ है। ये सभी व्यक्ति कर्मचारी की परिभाषा में शामिल माने जाएंगे। अब यहाँ प्रश्न उठा, क्या शैक्षणिक संस्था उद्योग है? इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मुख्य प्रश्न यह सामने आया, क्या शैक्षणिक संस्थाएं उद्योग होगी? इस मामले में विचारण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा शैक्षणिक संस्था उद्योग की परिधि में नहीं आती। शैक्षणिक संस्था एक मिशन होती है। शैक्षणिक संस्था और विश्वविद्यालय जो है वो एक मिशन है, न कि कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार। अतः शैक्षणिक संस्थाएं उद्योग की परिधि में नहीं आती, क्योंकि शैक्षणिक संस्था में जो कार्य होता है वो कौशल के आधार पर होता है, उनका एक मिशन होता है, न कि शैक्षणिक संस्था का कार्य कोई व्यापार या कारोबार हो। अतः शैक्षणिक संस्था एवं विश्वविद्यालय जो है उद्योग की परिधि में नहीं आएंगे। इस केस में अंत में अपील जो है वो निरस्त कर दी गई। इसमें जो अपील की गई थी रेस्पोंडेंट के द्वारा कि उसे ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए, वह अपील निरस्त कर दी गई, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शैक्षणिक संस्था में जो कर्मचारी कार्य करते हैं वे उस वहां पर वे मजदूर या कर्मचारी नहीं माने जाते। इस केस में मुख्य बात यह भी सामने आई कि जो शैक्षणिक संस्था में जो कर्मचारी काम करते हैं वो केवल वे मजदूर नहीं हैं। इसी प्रकार यदि कोई डॉक्टर, नर्स यदि किसी कारखाने में काम करते हैं तो वो कर्मचारी नहीं है, बल्कि वे सेवा देते हैं। इसी प्रकार जो श्रम अधिकारी होते हैं जो किसी कारखाने में काम करते हैं वे जो होते हैं वे मजदूर नहीं होते। अतः इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अपील है उसे खारिज कर दिया गया, अपील को निरस्त कर दिया गया। इस केस में जो प्रमुख सिद्धांत निकलकर सामने आया वो ये था, पहला, कोई भी शिक्षण संस्थान उद्योग की श्रेणी में नहीं आता। इस केस में एक मुख्य बात यह निकलकर सामने आई कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान उद्योग की परिभाषा में नहीं आता, क्योंकि शैक्षणिक संस्थान एक मिशन होता है जो बौद्धिक आधार पर कार्यान्वित होता है। अतः कोई भी शैक्षणिक संस्थान उद्योग नहीं है। दूसरा, स्कूल में कार्य करने वाले अध्यापक कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते। इस केस में जो दूसरी बात निकलकर सामने आई वो यह था कि स्कूल में जो अध्यापक कार्य करते हैं वह किसी भी दृष्टि से कर्मचारी की परिभाषा में नहीं आते, क्योंकि कर्मचारी की परिभाषा अधिनियम की धारा 2 में दी गई है कि कर्मचारी में कोई भी कर्मचारी, चाहे वो लिपिकी, पर्यवेक्षिकी, तकनीकी या शारीरिक कार्य करता हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कुशल पूर्वक या कौशल रहित कार्य करता हो, चाहे भाड़े पर कार्य करता हो, पुरस्कार पर कार्य करता हो या अन्य किसी तरीके से कार्य करता हो, वो कर्मचारी है। अतः कोई भी शिक्षण संस्था में जो अध्यापक कार्य करता है वो कर्मचारी नहीं होता। और तीसरा, स्कूल के शिक्षक ग्रेच्युटी पाने के हकदार नहीं है। इस केस में जो मुख्य बात निकलकर सामने आई वो यह था कि स्कूल में जो शिक्षक कार्य करते हैं उन्हें ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाएगा, क्योंकि ग्रेच्युटी का भुगतान करने के संबंध में ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कहा गया है कि ग्रेच्युटी का भुगतान उन कर्मचारी को किया जाएगा जो अधिनियम की धारा 2 में जो कर्मचारी की जो परिभाषा बताई गई है उसके अनुसार। चूंकि स्कूल के अध्यापक कर्मचारी की परिभाषा में आते ही नहीं है, अतः उन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
इस प्रकार ये जो लीडिंग केस था अहमदाबाद प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन वर्सेस प्रशासनिक अधिकारी, इस केस में इस बात को स्पष्ट किया गया कि कर्मचारी की परिभाषा में किसे शामिल किया जाए और किसे शामिल नहीं किया जाए। और इस केस में यह बात पूरी तरह से स्पष्ट की गई कि कर्मचारी की परिभाषा में कोई भी अध्यापक नहीं आता। शिक्षण संस्था और जो विश्वविद्यालय है उसे जो है उद्योग की श्रेणी में नहीं रख सकते, और चूंकि शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय उद्योग की श्रेणी में नहीं आते, अतः वहां पर जो कार्य करने वाले अध्यापक हैं उन्हें कर्मचारी नहीं माना जा सकता और उन्हें ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान भी नहीं किया जाता।